तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 शर्मा गेस पेपर की। देखिए जो फर्स्ट टर्म का जो मॉडल पेपर आया था उसका जो भी कंप्लीटली आंसर है उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आपका जो एग्जाम है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों ही होने वाला है। तो पहले जो नवंबर दिसंबर में कुछ गेस किया हुआ 5 मॉडल पेपर निकला था उसको हम लोग नवंबर दिसंबर में किए थे, लेकिन अभी एग्जाम फिर से होने वाला है। इसके लिए टर्म 1 का कुछ कुछ हम लोग भूल चुके थे। ठीक है, बच्चा तो भूलेगा या रिवाइज नहीं करेगा, तो फिर से मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम दोनों ही होने वाला है। और टर्म 2 का भी मैंने करा रखा, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही करवा के रखे हैं पूरा एकदम चैनल में। फिर से टर्म 1 को मैं करा रहा हूँ आपसे, जिससे कि दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। ये जो गेस्ट पेपर है आपका शर्मा गेस्ट पेपर है, ये निकला था पहले ही, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो भी प्रश्नोत्तर बनेगा आप लोग कर लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहें और देखते रहे पूरा वीडियो। चलिए देख लेते हैं पूरा का पूरा आंसर हम लोग देखने वाले हैं इसमें, जो भी मॉडल पेपर रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा इतिहास है। ठीक है, इतिहास का जो फर्स्ट हम लोग का सेट है, इसको जितना भी होता है हम लोग देखेंगे। देखिए आपका जो फुल मार्क्स रहेगा पता ही 40 अंक का रहेगा पूरा। ठीक है, और समय की अगर बात किया जा सकता तो 1.5 घंटा आपको समय भी दिया जाएगा। तो चलिए इसको देखते हुए हम लोग अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है, आपका पहला ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। देखिए मोहनजोदड़ो एक स्थान है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए, जो मोहनजोदड़ो है एक स्थान है, तो इसका खोज किसने किया। तो इसका खोज राखल दास बनर्जी, जिसको शॉर्ट में हम लोग आरडी बनर्जी भी कहते हैं। तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की थी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पा का खोज किसने की, तो हड़प्पा का खोज हो जाएगा आपका राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने 1 साल पहले यानी कि 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो, इसलिए हमको देना है यहाँ राय बहादुर राखल दास बनर्जी, जिसको हम आरडी बनर्जी भी शॉर्ट में कहते हैं। एक पहला क्लियर हो जाता है। अब जो आपको दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि पूछा जा रहा है कि डॉकयार्ड यानी कि जो गोदीवाड़ा है। ठीक है, जो गोदीवाड़ा है इसका अवशेष किस नगर से मिलता है। गोदीवाड़ा का जो अवशेष मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है आपका लोथल। अब लोथल कहाँ है, लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है, आपको कंसेप्ट पूरा समझा देंगे। टर्म 1 का जो भी पेपर आपका है ना यहाँ, तो मैं आपको एक एक प्रश्न के साथ एक एक्स्ट्रा भी प्रश्न को यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा जो कि आपके समझ में आ जाए। तो जो लोथल है वो हमारा गुजरात में है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। जो मौर्य वंश थे ना, इसके अंतिम शासक कौन था। देखिए जो मौर्य वंश के अगर संस्थापक का बात जा सकता है तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। अब पूछा जा रहा है आपका प्रश्न कि अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक हो जाता है वो बृहदत्त हो जाते हैं। ठीक है, जो बृहदत्त होते हैं वो मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे चौथा प्रश्न की। आपको समझ में आना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं, ये वाला अर्थशास्त्र नहीं, ये एक दूसरा बुक है जिसकी रचयिता विष्णुगुप्त ने किया था। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है पूछा गया, तो मैंने बताया विष्णुगुप्त। अब यहाँ विष्णुगुप्त ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, विष्णुगुप्त का ही नाम है कौटिल्य और चाणक्य, तीनों एक ही है। अगर प्रश्न में अगर उत्तर यहाँ पर जैसे कौटिल्य दिया हुआ है, प्रश्न में आंसर में ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको दिया जाएगा ऑप्शन में कौटिल्य तो आप कौटिल्य भी मार सकते हैं। यानी कि जो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, चाणक्य जो है उन्हीं का तीनों नाम है। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है तो वो पुस्तक लिखा है चाणक्य जी ने लिखे हैं। ठीक है, तो आंसर जो आपको यहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन दिया है तो उसको देखते हैं हम लोग मारेंगे कौटिल्य, यानी कि उनका भी नाम कौटिल्य, यानी कि उसका 3 नाम था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग, चौथा हो गया, पांचवा बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो देखिए जो मृतकों का टीला है ना, उसे हम लोग मोहनजोदड़ो को कहते हैं। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। अभी प्रश्न 1 में पढ़ें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो सिंपल सी बात है आरडी बनर्जी बोल देंगे। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग छठा प्रश्न की। तो जो आपका छठा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की। हड़प्पा की खोज मैंने बताया अभी ऊपर में आपको कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है हड़प्पा की खोज कब हुई, तो हड़प्पा की खोज 1921 ने किया। अब किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्लियर। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए आपका जो 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई जो लड़की है, तो इस लड़की की मूर्ति का स्थान से प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई वो आपको बताना है। तो देखिए नृत्य करती हुई जो मूर्ति है ना, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये जो भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग समझिए बात को, ठीक है। तो नृत्य करती हुई जो महिला यानी कि डांस करती हुई नाचती हुई एक महिला का मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला। देखिए ना नटराज का भी कोई आप लोग लीजिएगा स्टोन बॉक्स वगैरह, तो नटराज में एक क्या होता है कि एक लेडीज रहती है वो डांस करती हुई सिर्फ खड़ा रहती है, ठीक उसी प्रकार एक मूर्ति मिला था जो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए आप बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न। तो आपका 8वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए आपको मैंने पहले बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अंतिम हुआ बृहदत्त। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, वो आप लोग सही आंसर मार के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप बात कर लेते हो 9वां प्रश्न की। तो आपका जो 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था वहाँ पर जो मुद्रा चलता था, पैसा वगैरह चलता था, ठीक है, तो क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो पन्न था। क्या था? पन कहते थे मुद्रा को, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका 10वां प्रश्न। तो जो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ठीक है, जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक है वो विशाखा दत्त जी हैं। ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है विशाखा दत्त जी, तो विशाखा दत्त जी हैं, उन्होंने मुद्रा राक्षस की लेखक मतलब रचना की है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 11वां प्रश्न। तो आपको जो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यहाँ बताया जा रहा है कि कौन जो है ना मौर्य वंश यानी कि मौर्य वंश के मतलब शासक नहीं है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक को छांटना है कि मौर्य वंश का कोई ऐसा कौन शासक नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन में बिंदुसार दिया है, अशोक भी दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया है, अजातशत्रु भी दिया है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा ही क्योंकि इन्होंने स्थापना किया था, उसके बाद बिंदुसार होगा ही होगा, अशोक भी होगा। तो होता कौन है? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है ना वो हर्यक वंश से हैं, ठीक है, अजातशत्रु ये हर्यक वंश से हैं, तो ये मौर्य वंश का नहीं होगा। बाकी बात चंद्रगुप्त मौर्य ये तो संस्थापक हुए, उनका बेटा बिंदुसार, उनका बेटा अशोक, इस प्रकार से आपका रहता है मौर्य वंश के शासक। और जो अजातशत्रु होते हैं वो हो जाते हैं हर्यक वंश के, इसलिए ये नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर। चलिए अब हम लोग 12वां प्रश्न को बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटस के बीच एक युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? वो 315 बीसी में, यानी कि 315 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा बीसी को हम लोग ईसा पूर्व भी लिखते हैं, ठीक है। तो सॉरी 315 बोले 305 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है 305 बीसी यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर के साथ यह युद्ध हुआ था। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो अमरावती का स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो आपको जो 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? यानी कि बुद्ध का जो पुनर्जन्म की कथाएं उसमें किसमें बताया गया? तो जो आप ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है जातक कथा, ये जातक कथा में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 जातक कथा है वो सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न 15वां प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो भोपाल है ना, भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? जो भोपाल का सांची का स्तूप है ना, इसको संरक्षण यानी कि बचाने के लिए योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है सुल्तान जहां बेगम, ये आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। सुल्तान जहां बहुत सारा मैंने देखिए कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, यानी कि ये 2 और 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ तो हम लोग 3 ही मारते, ठीक है। तो सुल्तान जहां बेगम भी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में सुल्तान जहां बेगम है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी सही होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 16वां प्रश्न की। तो आपको जो 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे ना, तो उनका बचपन का नाम क्या था? देखिए बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। इन्होंने घर को छोड़ दिया था, ठीक है। तो चलिए
16वां प्रश्न क्लियर होता है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। जो महावीर स्वामी थे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो जिस वैशाली कुंडग्राम में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली कुंडग्राम में। तो वैशाली है यहाँ पर ऑप्शन, तो हम लोग मार देते हैं आंसर। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न रहा कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली में वो कब हुआ था, ये आपको कमेंट में आंसर बताना अपने नाम के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न। तो देखिए 18वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर, ठीक है, संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जैन धर्म में एक देखिए दो था, एक तो श्वेतांबर, एक था दिगंबर। तो आपको यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर में जो आते हैं वो स्थलभद्र हो जाते हैं। ठीक है, और भद्र बाहु जो आएंगे वो दिगंबर में आ जाएंगे। तो श्वेतांबर में आ जाएंगे आपका स्थलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग 19वां प्रश्न की। तो आपका जो 19वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्तूप संबंधित है, तो किस धर्म से स्तूप संबंधित है। तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से स्तूप मतलब स्तूप संबंधित है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न की। तो आपका जो 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। ठीक है, देखिए कुंडल वन जो है ना कश्मीर में, तो किस शासक के काल में जो बौद्ध का जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, बौद्ध धर्म का था, वो किस शासक के काल में हुआ था वो आपको बताना है। देखिए चतुर्बौद्ध संगति हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इस प्रकार से आपका 4, एक पहला दूसरा तीसरा 4 हुआ था। तो जो चतुर्थ हुआ था यानी कि चौथा नंबर जो हुआ था वो होता कनिष्क के शासन काल में होता। और कहाँ पे हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं, एक तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। तो अब बात करते हैं अगला 21वां प्रश्न की। तो आपका जो 21वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। ठीक है, जो सूफी परंपरा है इसमें जो पीर थे, पीर से क्या अर्थ है वो आपको बताना है। देखिए पीर का मतलब होता है गुरु। ठीक है, एक प्रकार से गुरु इसको बोलेंगे। ठीक है, तो पीर का जो अर्थ है वो गुरु। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है वो सही आंसर हो जाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। तो आपका जो देखिए 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत थे उसका जो योगदान था क्या था, धार्मिक सद्भाव में, सामाजिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमान की एकता में। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है यहाँ आप 4 कर लीजिएगा, तो इनमें से सभी में हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान की एकता में, सामाजिक सद्भाव में, धार्मिक सद्भाव, ये सभी के सभी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिख रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला 23वां नंबर प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन है ना, जो भक्ति आंदोलन है भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से स्टार्टिंग हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुआ था। तो हुआ था आपका दक्षिण साइड से, यानी कि जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, इस भारत का जो ये नक्शा है इस प्रकार से आपका नक्शा है ना, तो जो नीचे वाला क्षेत्र है इस तरह से हुआ था आपका। ठीक है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे इस क्षेत्र से आपका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, दक्षिण में हुआ था, यानी कि देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र में हुआ था स्टार्ट। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो 24वां नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। जो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत थे उनका नाम बताना है। तो देखिए चैतन्य जो महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत थे। तो 24वां प्रश्न होता है क्लियर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की। तो देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। जो निजामुद्दीन औलिया थे ना वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो वो थे चिश्ती से। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है चिश्ती सिलसिला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चिश्ती ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको मार्क करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी एक स्थान है, उन जो जन्म हुआ था किनका जन्म हुआ था। तो देखिए गुरु नानक है ना, गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 2 है गुरु नानक जी, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 27वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस काल में शासक ने न्यायागार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित की थी। ठीक है,
तो किस काल के प्रशासन में? तो देखिए विजयनगर काल है ना, विजयनगर काल में और न्यायागार व्यवस्था और अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो आपको याद रखना है, जैसे आप याद रखिएगा न्यायागार और अयंगार व्यवस्था आपको मिलता है तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसको मार दीजिएगा, ठीक है। तो विजयनगर काल में ये हुआ था। तो ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 28वां प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ठीक है। 1565 में एक युद्ध हुआ था, उनका नाम बताना है। तो वो जो युद्ध हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो 1565 में आपका तालीकोटा का युद्ध होता है, याद रखिएगा। कब? 1565 में तालीकोटा का युद्ध। इस तरह से भी पूछ सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तब हम लोग ऑप्शन में देख के मार देंगे 1565। तो यहाँ पूछा जा रहा 1565 में किसका युद्ध हुआ था, मतलब किसका युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग 29वां प्रश्न का। देखिए जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? देखिए 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। अब कब कौन किया? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। दो भाई था, एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। इन दोनों ने मिलकर किया था 1336 में, ठीक है। ये बात डेट आप लोग याद रखिएगा, 1336 ईस्वी में किया था हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने स्थापना किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। चलिए अब अगला 30वां नंबर प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। वो जो पूछा जा रहा प्रश्न कि कृष्णदेव राय जो है ना, तो कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। जो विजयनगर साम्राज्य ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा है, इससे संबंधित थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य से। यहाँ भी आपका प्रश्न क्लियर होता है। अब आपको देख लेते हैं हम 31वां नंबर प्रश्न। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? देखिए हम्पी का अगर चित्र आपने देखा होगा तो आपको याद है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप अपना 50 का नोट निकालिए। 50 का नोट में आपका हम्पी का चित्र दिया होगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो हम्पी है ना वो कहाँ पे है वो आपको बताना है। तो हम्पी आपका मिलेगा विजयनगर में, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्थल हम्पी कहाँ पे है स्थित है? वो विजयनगर में, ठीक है। तो विजयनगर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है वो सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 32वां नंबर प्रश्न। यानी कि अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर है ना, सॉरी कृष्णदेव राय है ना, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए कृष्णदेव देवराय जो थे इसके दरबार में अष्टदिग्गज यानी कि 8 लोग रहते थे। वो 8 लोग कौन है वो बताना है। तो अष्टदिग्गज जो रहते थे यानी कि जो 8 लोग रहते थे वो 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। 8 तेलुगु कवि जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछ दे सकता है एग्जाम में कि जो 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे हम लोग अष्टदिग्गज कहते थे, अष्टदिग्गज है ना। तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। यानी कि 3 प्रश्न यहाँ से बन जाता है 1 नंबर तरह का, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर की स्थापना किसने की? जो विजयनगर है ना, मैंने बताया कि 1336 में किया था। अब कौन किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाई दे रहा, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो अब बात कर लेते हैं आपका 34वां नंबर प्रश्न। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, जो अकबरनामा है इसकी रचना किसने की? तो देखिए अकबरनामा का जो रचना किया था वो अबुल फजल ने किया था, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखाई दे रहा है अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा की रचना की। तो क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका अगला प्रश्न। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो 35वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है आपका कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? आपका 2 युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। तो जो आपका प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है पानीपत का कब हुआ था? तो जो आपका प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। ये बात आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग। तो 36वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आईन अकबरी है वो आपको बताना है कितने भागों में। वो है 5 भागों में। आईन अकबरी है वो 5 भागों में। मैंने कहीं कहीं देखा है कि आपको 4 भी दिखाई देता है, ठीक है।
अगर वहाँ पे एग्जाम में आपको 5 नहीं मिलता, अगर 4 मिलते तो 4 मारिएगा। क्योंकि मेरा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 4 और 5 बहुत जगह मैंने देखा है। तो जब बुक में यहाँ पर दिया हुआ है शर्मा का 4, तो हम लोग 4 को देखते हैं, ठीक है। तो 5 दिया हो तो 5 को देख लेते हैं। तो आई नहीं, एक बार थोड़ा मेरा भी डाउट है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा पता लगाइएगा कितना भागों में है। अगर 4 है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ऐसे में कोई बात नहीं। तो अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर का जो वित्त मंत्री वो कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। देखिए जो अकबर का जो वित्त मंत्री थे वो टोडरमल थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा होगा टोडरमल, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपका 38वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। यानी कि तंबाकू जो है ना, इस पर जो रोक लगाया था वो किस शासक ने लगाया, उसको आपको बताना है। तो जहांगीर ने लगाया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिख रहा है जहांगीर यहाँ पे, तो उन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए जो अधिक उपजाऊ भूमि थे ना, तो उसे पूलज कहा जाता था, ठीक है। मुगल काल में जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि हुआ करता था उसको पोलज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं आपका 40वां नंबर प्रश्न, ठीक है। तो ये जो प्रश्न और अंतिम प्रश्न सेट 1 का, इसके बाद में सेट 2 भी लाने का प्रयास करूँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। जो आय का स्रोत है वो क्या था, तो भू राजस्व व्यवस्था था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिखाई दे रहा है ये भी सही हो जाएगा। और एक प्रकार से जजिया से भी वो लोग करता था, जजिया एक प्रकार से भी कर था। तो ये रह जाता है आपका सेट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेट 2 बनाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहें टर्म 1 का। तो ये जो मॉडल पेपर है इसको आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आपको टेंशन लेने का नहीं है। और भी मैं मॉडल पेपर ला दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। और ये मेरे जो चैनल हैं इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और टर्म 2 का भी मॉडल पेपर बना रखा है, अगर नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।